अच्छा सवाल है। लायन किंग ने अपना पैर पटका। ये सवाल, मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। सुहानी का चेहरा कोरा हो गया। स्नातक होने के बाद सिटी लॉर्ड के शिष्यों को कहीं और भेज दिया गया था। एक बार जब वे चले गए तो वे कभी वापस नहीं आए। लायन किंग की आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं और गपशप के उत्साह से चमक रही थीं। मेरे पास ये संदेह करने के कारण है कि वे सभी शिष्य सिटी लॉर्ड की किसी को खोजने में मदद कर रहे हैं। किसी को खोजने में? सुहानी का दिल अचानक धड़कने लगा। सिटी लॉर्ड और किसे खोज रहे होंगे? ये निश्चित रूप से उसकी माँ ही होनी चाहिए, जो एक महान रोमांटिक इंसान थी। इस समय लायन किंग सुहानी को चमकीली और चमकदार आंखों से देख रहे थे, उसे तब तक घूरते रहे जब तक कि वह डर नहीं गई। तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो ना कि इस बूढ़े व्यक्ति को तुम्हारी पहचान कैसे पता चली, है ना? लायन किंग ने खुद पर बेहद गर्व महसूस करते हुए पूछा। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। सुहानी को याद आया कि जब वह अंदर आई थी तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर भी उसे देखते ही लायन किंग की आंखें चमक उठी थीं और उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। दरअसल मैंने तुम्हें पहले देखा है, लायन किंग ने दूर घूरते हुए कहा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ये बहुत बहुत समय पहले की बात है। उस समय तुम अभी भी एक अंडे में थी। सुहानी अपनी हिलार से लगभग चौंक हो गई, खांसने लगी। अंडा, अंडा, एक अंडे के अंदर? वह एक अंडे के अंदर थी। सुहानी ने आंखें फाड़कर लायन किंग को देखा। वह एक मूर्ख की तरह हो गई थी और पूरी तरह से भूल गई थी कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये जानकारी सचमुच बहुत चौंकाने वाली थी। हालांकि लायन किंग ने ऐसे बात की जैसे कि यह निस्संदेह सही हो। इसमें अजीब क्या है? जब सामान्य भ्रूण पैदा होते हैं तो वे मानव रूप में होते हैं। हालांकि तुम एक प्राचीन देवता का भ्रूण हो जिसे अंततः बाहर आने से पहले अंडे सेने में कई 100 साल लगे। तो तुम सामान्य लोगों के समान कैसे हो सकती हो? सुहानी, मैं सच में एक अंडे से निकली थी? सुहानी इस सवाल से सचमुच निशब्द रह गई। क्या यह नकली हो सकता है? लायन किंग ने आत्मसंतुष्टि की हवा के साथ कहा। जब तुम्हारी माँ उस समय सिटी लॉर्ड से मिलने आई थी तो वह एक पालना ले जा रही थी और उस पालने के अंदर तुम एक अंडे के रूप में थी। सुहानी, ये कितनी पुरानी बात है। सुहानी ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। यह मामला उसके लिए बहुत चौंकाने वाला था और वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। बहुत समय पहले, इतना समय पहले कि मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। जो भी हो, तुम्हें देवता के अंडे से बाहर आए हुए बहुत समय नहीं हुआ है। सुहानी, मामले की तह तक जाते हुए सुहानी को आश्चर्य हुआ कि क्या शायद उसके पिता या माँ कोई अति शक्तिशाली प्राचीन जादुई जानवर देवता थे जिन्होंने रूप बदला और उसे जन्म दिया। वरना वह एक प्राचीन देवता का भ्रूण कैसे बन गई? ये कितना अद्भुत और रहस्यमयी मामला था। जब सुहानी लायन किंग से बात कर रही थी, चौथा एल्डर पूरे समय वहीं मौजूद था। उसने जो कुछ भी सुना उससे वह उलझन में था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर बादलों और धुंध के बीच हो। फिर भी वह मुख्य बिंदु को सटीक रूप से पकड़ने में कामयाब रहा। सुहानी, सिटी लॉर्ड, दत्तक पुत्री, तुम सच में सिटी लॉर्ड की दत्तक पुत्री हो? चौथे एल्डर ने कांपते पैरों के साथ सुहानी की ओर इशारा किया। सिटी लॉर्ड के पास शिष्यों के कई जत्थे थे। चूंकि उनके पास इतने सारे शिष्य थे इसलिए उन्होंने वास्तव में कभी उन्हें बहुत ज्यादा संजोकर नहीं रखा। हालांकि उनकी केवल एक ही दत्तक पुत्री थी। मैंने तो ये पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सुहानी ने कंधे उचकाते हुए अपने हाथ फैलाए और एक मासूम सा चेहरा बना लिया। चौथे एल्डर को लगभग खून की उल्टी हो गई। तुम्हारे सिर्फ कहने भर से कौन तुम पर विश्वास कर लेगा? उसे यह समझने में इतना समय लग गया कि लायन किंग द्वारा सुहानी के साथ इतने अच्छे व्यवहार का कारण इस बूढ़े व्यक्ति की पारखी नजरें थीं। वे एक ही नज़र में सुहानी की पहचान को भांपने में कामयाब हो गए थे। इसके अलावा वह एक प्राचीन देवता का भ्रूण है। लायन किंग ने चौथे एल्डर से कहा, तुम अब जा सकते हो। चौथा एल्डर जल्दबाजी में वहां से खिसक गया। यहाँ तक कि उसे भी लगा कि वह बहुत कुछ जान गया है और उसे गहरा शक था कि उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मारा जा सकता है। मैं बाइज़े अवशेषों में जाना चाहती हूँ। सुहानी ने सीधे लायन किंग की ओर देखा। लायन किंग के भाव अजीब थे। जब उसने पहले सुहानी को देखा था तो वह वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 प्राचीन हड्डियों के मालिक का उपयोग करना चाहता था। हालांकि अब सुहानी की पहचान का पता चलने के बाद वह उसका उपयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या वह अपनी मौत को जल्दी बुलावा देना चाहता था? लायन किंग को मोटे तौर पर पता था कि सिटी लॉर्ड किसे खोज रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी इस युवती की मां थी। लायन किंग ने 2 बार फुफकार भरी, ठीक है, ठीक है। बाइज़े तुम्हें सौंप दिया जाएगा। सुहानी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। दरअसल मैंने 5 में से केवल 3 प्राचीन हड्डियों को ही अपने भीतर समाहित फ्यूज किया है। हाल ही में उसका दिल लगातार बेचैन था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि नानगोंग लियूयुन के सामने आने और सीनियर ब्रदर लुओ की गंभीर चोटों ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि वह एक पल के लिए भी शांत नहीं रह पाई थी। लान किंग ने बगल में एक प्रार्थना की चटाई थपथपाई, बैठ जाओ। जैसे ही सुहानी बैठ गई, लान किंग ने अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और उनकी उंगलियों से एक आध्यात्मिक ताबीज उड़कर बाहर आया। इसने एक प्राचीन और आदिम अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी जिसने 10 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। प्राचीन हड्डियों को परिष्कृत और फ्यूज करने के बाद अंतिम चरण आदिम आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन करना था। उस समय सुहानी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह हर दिन केवल थोड़ी सी आदिम आध्यात्मिक ऊर्जा ही निकाल पाती थी और बड़ी मुश्किल से इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाती थी। हालांकि अब खाली हाथों से लान किंग ने उसे इतना उत्तम इमेमोरियल स्पेस प्राचीन स्थान बनाने में मदद की। चारों ओर प्रचुर मात्रा में आदिम आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले सुहानी को सांस लेने की जरूरत होती थी। उसे जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वह विभिन्न गैसों के साथ मिश्रित थी और उसे अंततः एक सांस लेने से पहले ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता था। हालांकि अभी उसके चारों ओर अनंत ऑक्सीजन थी। उसे इसे निकालने की जरूरत नहीं थी। उसे बस इसे अंदर लेने के लिए गहरी सांसें लेनी थीं। यह एक चीट डिवाइस धोखेबाज उपकरण का उपयोग करने की तरह इतना तेज और सुविधाजनक था। गति धीमी कैसे हो सकती है? लान किंग द्वारा बनाए गए उस आदिम वातावरण में सुहानी ने न केवल 2 एजिलिटी लेग बोन्स पैरों की हड्डियां को अत्यंत तेजी से परिष्कृत किया, उसकी ताकत भी बढ़ गई। बस इतने से ही समय में वह अब 6 स्टार सेंट रैंक को तोड़ने वाली थी। उसे बस थोड़ी सी और कमी थी। अगर सुहानी को उन्हें अपने दम पर परिष्कृत करना होता तो वह 3 महीने के समय के बिना ऐसा नहीं कर पाती और न ही वह उनके साथ फ्यूज होने में सक्षम होती। हालांकि लान किंग की मदद से ये पूरी तरह से एक अलग बात थी। 3 दिन बाद सुहानी ने धीरे धीरे अशुद्ध हवा का एक घूंट बाहर निकाला। जब उसकी साफ और सतर्क आंखें धीरे से खुलीं तो उसकी पारदर्शी आंखें एक साफ झरने की तरह नम थीं। मैं सफल हो गई। सुहानी के होंठों के कोने एक प्रसन्न मुस्कान में उठ गए। 3 दिनों में 6 स्टार सेंट रैंक को पार करना और साथ ही 2 एजिलिटी लेग बोन्स को परिष्कृत और फ्यूज करना, अगर यह बात सार्वजनिक हो जाए तो कौन इस पर विश्वास करेगा? फिर भी सुहानी ने ठीक ऐसा ही किया था। एक देवता का प्राचीन भ्रूण वास्तव में उत्कृष्ट। लान किंग ने बार बार गहरी आह भरी। उसने सुहानी को बिना पलक झपकाए ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की, तुम आने वाले समय में अद्भुत होगी। जब तक तुम असामयिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होती तब तक तुम्हारे लिए देवता बनना बहुत आसान होगा। देवता बनना? सुहानी की आंखें चमक उठीं। क्या हम लोग सच में देवता बन सकते हैं? हालांकि लान किंग ने उसे बहुत कुछ बताने की तैयारी नहीं की थी। उसने केवल सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से आम लोग देवता बन सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें अभी भी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हैं। अभी बहुत अधिक जानना तुम्हारी साधना के लिए लाभदायक नहीं है। भविष्य में जब समय आएगा, भले ही तुम न जानना चाहो, तब भी कोई न कोई ऐसा होगा जो तुम्हें बताएगा। आगे बढ़ो, जाओ और बाइजे अवशेषों को खोजो। लान किंग काफ़ी अच्छे मूड में था और वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। चलो देखते हैं कि वे लोग तुमसे बाइजे को कैसे छीनते हैं। लान किंग के शब्दों का कुछ और ही मतलब लग रहा था। आप नहीं जा रहे हैं? सुहानी ने पूछा। लान किंग ने यह नहीं कहा कि वह जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा कि वह नहीं जाएंगे। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। अपना अच्छे से ख्याल रखना, खुद की अच्छी तरह रक्षा करना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सिटी लॉर्ड सच में मेरी खाल उधेड़ देंगे। सुहानी ने पूछा, तो इस बार कौन जा रहा है? लिटिल फोर्ट चौथे एल्डर ने जाने की व्यवस्था की है। जब छोटा चाचा सुहानी निकलेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। लान किंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपने हाथों से इशारा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही कोई दूसरा पक्ष बीच रास्ते में सुहानी को मारने के लिए सामने नहीं आने वाला था, फिर भी उन्हें बाइजे मार्श रूइंस, बाइजे दलदल के अवशेष में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि दुर्भाग्य से वह उनके छोटे चाचा थीं। सुहानी को विदा करते हुए लान किंग ने गहरी आह भरी। 5 प्राचीन हड्डियों के साथ जुड़ने फ्यूज होने के बाद सुहानी को 100 नदियों के महान सरोवर की यात्रा के भारी कार्य का सामना करना पड़ा। इस बार वहां बहुत से लोग जा रहे थे। जहां तक एल्डर्स की बात है, चौथे एल्डर जाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने 7वें एल्डर और 8वें एल्डर को पहले जाने दिया। उनके अधीन शिष्य केवल 5 स्थान भर सकते थे। चौथे एल्डर से लेकर 8वें एल्डर तक प्रत्येक एल्डर को एक स्थान आवंटित किया गया था। सभी को पता था कि केवल बाइजे मार्श रूइंस में जाने मात्र से ही इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे बाइजे मार्श की विरासत प्राप्त कर लें। भले ही उन्हें वह न भी मिले, फिर भी बाइजे मार्श की कुछ दिव्य रोशनी में स्नान करना बहुत ही अनुकूल था। ये जानकारी जानने के बाद अपस्ट्रीम माउंटेन के सभी लोग जाने की प्रत्याशा में पागल हो गए थे। जिनके पास संपर्क थे वे जाने के लिए अपने संपर्कों के पीछे पड़ गए। जिनके पास कोई संपर्क नहीं था, उन्होंने जाने के लिए संपर्क बनाए।
इस तरह हर एल्डर के पास सभी प्रकार के शिष्य आ रहे थे, जिससे माहौल बहुत जीवंत लग रहा था। अंत में एल्डर्स ने 5 शिष्यों का चयन करने में कामयाबी हासिल की। चौथे एल्डर ने अपने शिष्य झांग वान को भेजा। 5वें एल्डर ने अपने शिष्य ली लोमिंग को भेजा। छठे एल्डर का कोई शिष्य नहीं था। हालांकि ओयांगशी स्प्रिंग ऑफ इटर्नल यूथ, युवावस्था का झरना, खोजने में सुहानी की मदद करने के लिए जाना चाहता था, इसलिए छठे एल्डर का आवंटित स्थान ओयांगशी को दे दिया गया। 7वें एल्डर का आवंटित स्थान शुरू में फेरी वुयू को दिया जाने वाला था, लेकिन उस बदसूरत व्यक्ति द्वारा उसके साथ खिलवाड़ किए जाने के बाद उसकी जीवन ऊर्जा बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसे बहाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए 7वें एल्डर ने यह स्थान अपनी वरिष्ठ शिष्या को दे दिया। 7वें एल्डर को केवल महिला शिष्यों को ही स्वीकार करने की आदत थी। ये वरिष्ठ शिष्या प्रसिद्ध तारांकन फेरी बिंकिंग तारांकन थी। फेरी बिंकिंग खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करती थी जो भ्रष्ट नहीं हो सकती थी, बर्फ की तरह साफ और जैड की तरह स्वच्छ, और उसका रूप ठंडा, गर्वित और एकांतप्रिय था। वह जीनियस ट्रेनिंग कैंप में बहुत लोकप्रिय भी थी। बाद में वह युद्ध में हिस्सा लेने के लिए देश से बाहर चली गई थी। जब फेरी वुयू ने रैंक में उन्नति की तो उसने फेरी बिंकिंग द्वारा छोड़ी गई जगह पर कब्जा कर लिया था। जिस युद्ध में फेरी बिंकिंग लड़ रही थी उसमें संघर्ष विराम हो गया था, इसलिए उसके पास बाइजे मार्श रूइंस में दौड़कर आने का सही समय था। जब फेरी वुयू को ये खबर मिली तो वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने बिस्तर पर मुक्का मारा। महिलाओं के एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करने के नियमों के कारण फेरी वुयू और फेरी बिंकिंग की स्थिति एक रानी के दूसरी रानी का विरोध करने जैसी थी, और वे एक दूसरे को नापसंद करती थीं। इसलिए अब जब आवंटित स्थान फेरी बिंकिंग द्वारा छीन लिया गया था तो फेरी वुयू स्वाभाविक रूप से उग्र थी। कुछ देर सोचने के बाद फेरी वुयू ने अंततः सुहानी के खिलाफ इस नफरत को बनाए रखने का फैसला किया। अगर सुहानी न होती तो फेरी वुयू नांगोन के साथ उस स्थिति की योजना क्यों बनाती, और अगर वह स्थिति न होती तो उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगती। इसलिए फेरी वुयू ने सुहानी के खिलाफ एक और नफरत पाल ली। थोड़ा और सोचने पर फेरी वुयू ने अचानक अपने दांत पीसे। सुहानी की हमेशा से रही अच्छी किस्मत को देखते हुए कौन जानता था कि इस बार जब वह बाइजे मार्श रूइंस जाएगी तो उसे किस तरह का फायदेमंद सामना करना पड़ेगा। अगर उसकी ताकत में एक और नाटकीय वृद्धि हुई तो वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई जो वे आधे साल में लड़ने के लिए सहमत हुए थे। इस विचार पर पहुंचते ही फेरी वुयू अब बैठी नहीं रह सकी। उसे लगा कि 7वें एल्डर बहुत अविश्वसनीय थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शुरू में अपने बीमार शरीर को घसीटकर भी बाइजे मार्श रूइंस में जाना चाहती थी, लेकिन 7वें एल्डर ने अपना आवंटित स्थान फेरी बिंकिंग को दे दिया था। फेरी वुयू जितना अधिक सोचती उसे उतना ही अधिक गुस्सा आता। वह अब वुयू पवेलियन में नहीं रह सकी और तुरंत तीसरे एल्डर के स्थान पर चली गई। फेरी वुयू बाइजे मार्श रूइंस में न जाने से ठीक थी, लेकिन उसे इस आधे साल के भीतर तेजी से उच्च रैंक पर उन्नति करनी थी। अन्यथा अगर वह आधे साल के समय में सुहानी से हार गई तो वह बर्बाद हो जाएगी। फॉरबिडन आर्ट, वर्जित कला। फेरी वुयू ने अपने दांत पीसे। वह जानती थी कि तीसरे एल्डर के शस्त्रागार में फॉरबिडन आर्ट थी। यह एक ऐसी कला थी जो एक व्यक्ति को अपनी ताकत में उल्लेखनीय रूप से सुधार करने की अनुमति देती थी। यद्यपि इसके दुष्प्रभाव थे, लेकिन मृत्यु के सामने वह उनसे कैसे डर सकती थी। ये सोचकर फेरी वुयू ने अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए फॉरबिडन आर्ट सीखने का संकल्प लिया। सुहानी को नहीं पता था कि 6 महीने के समय में जीवन और मृत्यु की जिस लड़ाई का वह सामना करने वाली थी उसमें उसका दुश्मन अपनी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल कर लेगा। अगर वह जानती तो उसे इस समय बहुत दबाव महसूस हो रहा होता। जहां तक 8वें एल्डर का सवाल है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से सुहानी को चुना था। इस प्रकार 2 एल्डर्स और 5 छात्रों का एक दल बन गया। दल के नेता 7वें एल्डर और 8वें एल्डर थे। छात्र झांग वांग, ली लोमिंग, ओयांगशी, फेरी बिंकिंग और सुहानी थे। सभी ने प्रस्थान के दिन की सुबह चौथे एल्डर के स्थान पर इकट्ठा होने की व्यवस्था की थी। चौथे एल्डर ने सबके पहुंचने से पहले झांग वांग को एक तरफ खींच लिया। उन्होंने उसे गंभीरता से देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए निर्देश दिया, तुम्हें याद रखना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है, लेकिन तुम्हें सुहानी को कुछ नहीं होने देना है। झांग वांग, सुहानी, उसका नाम कभी नहीं सुना। चौथे एल्डर ने एक गहरी सांस ली। तुम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड अलौकिक युद्ध क्षेत्र से आए हो, इसलिए ये समझ में आता है कि तुम पिछले 6 महीनों की घटनाओं से अनजान हो। लेकिन चूंकि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए विवरण के लिए अधिक समय नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि भले ही इसमें तुम्हारी जान चली जाए, सुहानी नहीं मरनी चाहिए। समझे? चौथे एल्डर के भाव पूरी तरह से गंभीर थे, कुछ ऐसा जो झांग वांग ने अपने गुरु के चेहरे पर लंबे समय से नहीं देखा था। चौथा एल्डर इस मामले को गंभीरता से कैसे नहीं ले सकता था। उन वरिष्ठ एल्डर्स को सुहानी को परदादा गुरु कहकर पुकारना पड़ेगा, इस विचार मात्र से ही उसके पैर कांप उठे। बेशक वह झांग वांग को बता सकता था कि उसके गुरु को भी उसे परदादा गुरु कहना पड़ेगा।
हालांकि झांगवान को डराकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के डर से चौथे एल्डर ने अपनी जीभ काट ली। चुप रहे और इस इच्छा को दबा दिया। उन्होंने अपने शिष्य को एक बार फिर आदेश दिया, बस ये सुनिश्चित करो कि तुम्हें याद रहे, अगर सुहानी को कुछ होता है तो पूरी परगेटरी सिटी नष्ट हो सकती है। तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। झांगवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना गंभीर? 100 नदियों का महान सरोवर अत्यंत खतरनाक है और 22 अवशेष तो और भी अधिक खतरनाक हैं। ये शिष्य अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन मैं उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं भी हो सकता हूँ। अगर वह वास्तव में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना गुरुदेव कह रहे हैं, तो क्या उसका बिल्कुल न जाना ही बेहतर नहीं है? झांगवान ने सुझाव दिया। चौथे एल्डर ने गहरी सांस ली और आह भरी, अगर वह नहीं जाएगी तो तुम 22 अवशेषों को कैसे खोज पाओगे? भले ही तुम 22 अवशेषों को खोज लो, तुम उसमें प्रवेश कैसे कर पाओगे? झांगवान उलझन में लग रहा था। वह 22 अवशेषों में प्रवेश करने की चाबी है। क्या तुम अब समझे? चौथे एल्डर ने गंभीरता से कहा। अगर वह कर सकते तो वह खुद सुहानी की रक्षा करना पसंद करते, लेकिन 100 साल में एक बार होने वाले फॉर्मेशन की तारीख करीब आ रही थी, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर उनके साथ नहीं जा सकते थे। चौथे एल्डर जानते थे कि सुहानी को चाबी के रूप में 22 अवशेषों के द्वार खुलने से पहले संरक्षित करने की आवश्यकता होगी। भले ही उसके बाद उसका कोई उपयोग न हो, उन्हें डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। यही कारण था कि उन्होंने झांगवान को इतनी गंभीरता से चेतावनी दी थी। चूंकि गुरुदेव ने आदेश दिया है, ये शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। झांगवान ने दृढ़ता से वादा किया। तभी चौथे एल्डर को थोड़ी राहत महसूस हुई। बेशक एहतियात के तौर पर चौथे एल्डर ने कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की थी जिनका खुलासा झांगवान के सामने नहीं किया गया था। इस समय अन्य लोग उनके साथ शामिल हो गए। झांगवान ने अपनी आंखें उठाईं और 4 शिष्यों का नेतृत्व कर रहे दोनों एल्डर्स की ओर देखा। वह स्वाभाविक रूप से 2 एल्डर्स से परिचित था और 4 में से 3 शिष्यों को पहले देख चुका था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने उनके पीछे आ रही उस लड़की सुहानी को देखा था। इस लड़की को देखते ही झांगवान की आंखों में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। क्या इस दुनिया में सच में इतनी खूबसूरत महिला है? उसकी आंखें उज्ज्वल और दांत सफ़ेद थे। आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह साफ थीं और गाल बर्फ से भी अधिक सफ़ेद थे। उसकी गर्दन पतली और सुंदर थी और उसका हाव भाव बिल्कुल एक अमर परी जैसा था। उसके पूरे शरीर में एक भी खामी नहीं थी। उस लड़की ने कोई मेकअप नहीं किया था, यह उसकी प्राकृतिक सुंदरता को दूषित कर देता। उसने एक साधारण लेकिन सुंदर हरे रंग की पोशाक पहनी थी जिसमें कोई जटिल पैटर्न नहीं था। उसकी कमर की बेल्ट के सिरे हवा में धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। लड़की से अनुग्रह और लालित्य की झलक मिल रही थी। वह बेदाग चमक के साथ दमक रही थी और आंतरिक वैभव से भरी हुई थी। हालांकि वह अत्यधिक भड़कीली नहीं थी, लेकिन उसके आते ही हर किसी की सुंदरता फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि फेरी बिंकिंग, जिसे हमेशा अपनी सुंदरता पर गर्व रहा है, उसके सामने साधारण दिखेगी। झांगवान हक्का बक्का रह गया। खांसी खांसी। चौथे एल्डर ने अपने निराश करने वाले शिष्य को उसकी जड़ता से बाहर निकालने के लिए स्पष्ट रूप से खांसा। इसी क्षण झांगवान को होश आया। फिर भी उसके कानों के पीछे का हिस्सा अनैच्छिक रूप से लाल हो गया। अंततः चौथा एल्डर राहत की सांस ले सका। वह बता सकता था कि झांगवान पर सुहानी का बहुत अच्छा पहला प्रभाव पड़ा है। अब अगर चौथा एल्डर कुछ न भी कहे तो भी वह सुहानी की रक्षा करेगा। ली लुओमिंग ने झांगवान को देखा और चुपचाप अपने मन में सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई झांग मजबूत थे और इस प्रकार उन्होंने उसे सुरक्षा की एक मजबूत भावना प्रदान की। हालांकि सुहानी को देखने के बाद उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ आने की अनुमति भी है? ली लुओमिंग ने अप्रसन्नता से सुहानी को घूरते हुए बेहद असभ्य स्वर में कहा। चौथे एल्डर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। इस छोटे से छोकरे की इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह नहीं जानता कि वह कौन है? वह उसकी परदादी गुरु है। फिर भी चौथे एल्डर के कुछ कहने से पहले ही 7वें एल्डर आगे आ गए। अपने हाथ पीछे बांधे हुए उन्होंने ठंडी नज़र से सुहानी को देखा और 8वें एल्डर से पूछा, क्या तुम्हारे पास अपना कोई शिष्य नहीं है? यह इतनी कमज़ोर है कि शायद वहाँ मारी जाएगी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि ये दूसरों को भी अपने साथ नीचे ले डूबेगी। 8वें एल्डर की आंखें चौड़ी हो गईं। अपने काम से काम रखो, ओल्ड सेवंथ। 8वें एल्डर बहुत नाखुश थे। 7वें एल्डर ने 8वें एल्डर को वापस घूरा। हालांकि जैसे ही वह बोलने वाले थे, चौथे एल्डर चिल्लाए, तुम लोगों को क्या समस्या है? क्या तुम दोनों नहीं जाना चाहते? अगर तुम नहीं जाना चाहते तो अभी यहाँ से चले जाओ। जब चौथे एल्डर ने ये शब्द कहे तो पूरा कमरा शांत हो गया। 22 अवशेषों में कौन नहीं जाना चाहेगा? क्या कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि न जाए? चौथे एल्डर ने उन पर एक नज़र डाली, सुहानी की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम 22 अवशेषों को खोजना चाहते हो तो तुम्हें सुहानी पर निर्भर रहना होगा। वह एकमात्र है जिसने 5 प्राचीन दिव्य हड्डियों को फ्यूज़ किया है।
इस प्रकार वह बाइजे अवशेषों में प्रवेश करने की कुंजी है। याद रखना, तुम सभी को सुहानी की रक्षा करनी है। हर किसी ने सुहानी को अलग अलग भावों से देखा। हालांकि जैसे ही चौथे एल्डर की नज़र उन पर पड़ी, उनमें से प्रत्येक ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे समझ गए हैं। सुहानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इतना ही काफ़ी है अगर मेरी पीठ में छुरा न घोंपा जाए। ली लुओमिंग ने उपहास किया, बस हमें पीछे मत खींचना। ली लुओमिंग को उम्मीद नहीं थी कि सुहानी बाइजे अवशेषों में प्रवेश करने की कुंजी होगी। अब जब उसे पीछे छोड़ना असंभव था तो उसकी नाखुशी और बढ़ गई। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे यदि मैं कहूं कि मेरा केवल एक शब्द तुम्हें इस यात्रा पर जाने से रोक सकता है? सुहानी ने मुस्कुराते हुए ली लुओमिंग की ओर देखा। इस पूरे समय चौथा एल्डर किनारे से ध्यानपूर्वक घूर रहा था। अगर सुहानी आदेश देती तो वह स्वाभाविक रूप से ली लुओमिंग को समूह से हटा देता। भले ही वह इसे पुराने पांचवें एल्डर को न समझा पाए, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता। कोई चारा नहीं था, सुहानी उनकी वरिष्ठ थी। ली लुओमिंग ने सुहानी को घूरा। सुहानी की आवाज़ में आत्मविश्वास देखकर थोड़ा हतोत्साहित महसूस कर रहा था। तस सुहानी के सामने खड़े किसी व्यक्ति की ओर से एक ठंडी और उपहासपूर्ण आवाज़ आई। वह फेरी बिंकिंग की आवाज़ थी। फेरी बिंकिंग का उपहास सुनकर सभी ने उसकी ओर देखा। एक सफ़ेद रेशमी स्कर्ट पहने और बेदाग त्वचा के साथ जो बर्फ को भी मात दे सकती थी, फेरी बिंकिंग के चारों ओर बेफिक्री और ठंडक की आभा छाई हुई थी। वह लोगों को एक कुलीन, एकांतप्रिय और अगम्य प्रकार की ठंडी सुंदरता का आभास कराती थी। सुहानी ने लापरवाही से अपनी नज़रें फेरी बिंकिंग के चेहरे पर जाने दी। उसके भाव हमेशा की तरह शांत और उदासीन थे। फेरी बिंकिंग काफ़ी शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जब उसकी नज़रें उन पर पड़ीं तो उसकी आंखों में तिरस्कार की भावना थी, मानो वह उनके साथ 100 नदियों के महान सरोवर में जाने की अनिच्छुक हो। चौथे एल्डर ने सभी के भावों को देखा और ठंडी फुफकार भरी, जो कोई भी नहीं जाना चाहता वह अभी छोड़ सकता है। कोई भी तुम्हें प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। चौथा एल्डर गंभीर और सख्त लग रहा था। चौथे एल्डर के सामने आपत्ति करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि सबसे एकांतप्रिय फेरी बिंकिंग ने भी बिना कुछ कहे केवल सुहानी को एक तिरस्कारपूर्ण नज़र दी। चूंकि 100 नदियों के महान सरोवर की यात्रा लंबी और थकाऊ थी, इसलिए चौथे एल्डर ने यात्रा की सुविधा के लिए अपने खजाने से 10 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक गोल्डन एयरशिप, सुनहरा हवाई जहाज निकाला। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सुहानी को गोल्डन एयरशिप दे दिया, तुम इसे चलाओ। चौथे एल्डर ने सुहानी के प्रति अपना पक्षपात नहीं छिपाया, या शायद ये पक्षपात नहीं बल्कि आज्ञाकारिता थी। आखिरकार पदानुक्रम के मामले में सुहानी का स्थान उनसे ऊंचा था। सुहानी चौथे एल्डर का इरादा समझ गई। वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सुहानी इस दल में एक मुख्य स्थान रखे, लेकिन सुहानी यह उबाऊ जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। सुहानी ने अपने साथियों को देखा और गोल्डन एयरशिप झांग वान के हाथों में थमा दिया। मेरी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, मैं इसे सीनियर ब्रदर झांग पर छोड़ दूंगी, सुहानी ने चेहरे पर पूरी मुस्कान के साथ कहा। उसे चौथे एल्डर द्वारा चुने गए लोगों पर भरोसा था। अगर यह काम नहीं करता तो उसके पास अभी भी सिटी लॉर्ड द्वारा उपहार में दिया गया एक और गोल्डन एयरशिप था। झांग वान हक्का बक्का रह गया। यह कोई यादृच्छिक वस्तु नहीं थी, यह एक गोल्डन एयरशिप था। अपस्ट्रीम माउंटेन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कुछ ही एल्डर्स इसे प्राप्त कर सकते थे, जैसे कि छठे एल्डर। हालांकि इस गोल्डन एयरशिप को अपना बनाने की चाहे कितनी भी लालसा क्यों न हो, कई एल्डर्स ऐसा करने में विफल रहे थे। लेकिन सुहानी सचमुच उदार थी, या क्या तुम्हें एक गोल्डन एयरशिप की कीमत पता है? झांग वांग ने सुहानी से पूछा। सुहानी मुस्कुराई, क्या ये केवल यातायात का साधन नहीं है? इसे ले लो सीनियर ब्रदर झांग, अब हम यात्रा के लिए आप पर निर्भर हैं। केवल यातायात का साधन? केवल? हर कोई निशब्द था। सुहानी की नज़र में क्या इतना श्रद्धेय खजाना उड़ने वाले गिद्ध के बराबर था? ये स्पष्ट रूप से एक ऐसा खजाना था जो पूरे राष्ट्र के बराबर मूल्यवान था। झांग वांग की इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना सिर अपने गुरु की ओर घुमाया। चौथे एल्डर के चेहरे पर फिर से एक कड़वी मुस्कान आ गई। वे भूले नहीं थे कि जब मैडलान किंग ने अपना सदियों पुराना खजाना निकाला था और उन खजानों को सुहानी के सामने ढेर कर दिया था, तो उसने बस उन्हें अस्वीकार कर दिया था। अंत में उसने अनिच्छा से उनमें से कुछ को स्वीकार किया था। इसलिए सुहानी के लिए इस गोल्डन एयरशिप को मामूली समझना ईमानदारी से उचित ही था। चौथे एल्डर को यह उचित और स्वाभाविक लगा, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं था। ली लुओमिंग ने सुहानी का उपहास किया और बड़बड़ाया, वह केवल दिखावा कर रही है। फेरी बिंकिंग ने तिरस्कारपूर्वक सुहानी को घूरा और उसके होंठ एक अभिमानी उपहास में मुड़ गए। हालांकि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उसने ली लुओमिंग की टिप्पणी को ही अपनी सहमति दी। सातवें एल्डर काफ़ी अप्रसन्न थे। वे एक राजसी एल्डर थे, फिर भी उन्हें गोल्डन एयरशिप देने के बजाय चौथे एल्डर ने इसे एक छात्रा को दे दिया। यह उनके चेहरे पर एक तमाचे जैसा लगा।
लेकिन बाहर से उन्हें सातवें एल्डर को अभी भी एक शांत मुस्कान का दिखावा करना पड़ा। ठीक है, जाने का समय हो गया है। फिर सातवें एल्डर की नज़र झांग वान के सुनहरे हवाई जहाज गोल्डन एयरशिप पर पड़ी। झांग वान की आंखें निर्णायक रूप से चौथे एल्डर पर टिक गईं। गुरुदेव, ये शिष्य आपके निर्देशों का पालन करेगा और कभी भी उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चौथे एल्डर ने सिर हिलाया। एक गहरी सांस लेने के बाद झांग वांग ने गोल्डन एयरशिप को चलाना शुरू किया और इसे मुट्ठी के आकार से 10 लोगों को ले जाने की क्षमता वाले वाहन में बढ़ा कर दिया। एक के बाद एक सभी एयरशिप पर सवार हो गए। गोल्डन एयरशिप के अंदर गोल्डन एयरशिप की अपनी खुद की बुद्धिमत्ता थी, इसलिए झांग वांग को इसे उड़ाने के लिए केवल एक साधारण आदेश देना पड़ा। जल्द ही गोल्डन एयरशिप के स्थान के भीतर दो दो सीटों वाली 4 पंक्तियां उभर आईं। दोनों एल्डर्स ने सबसे अच्छी दृश्यता और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली आगे की सीटों पर खुद को स्थापित किया। झांग वांग, फेरी बिंकिंग और ओयांगशी ने क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में एक एक सीट ले ली। कुल मिलाकर केवल 4 पंक्तियां थीं। गोल्डन एयरशिप कोई जगह बर्बाद नहीं करता था। ली लोमिंग थोड़ी देर से चढ़ा। शुरू में वह सीनियर ब्रदर झांग वांग के बगल में बैठना चाहता था, लेकिन यह विचार करने पर कि गोल्डन एयरशिप उड़ाते समय सीनियर ब्रदर झांग वान का ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ली लोमिंग को लगा कि झांग वान के बगल वाली सीट को खाली छोड़ना ही बेहतर होगा। नतीजतन फेरी बिंकिंग और ओयांगशी के बगल वाली सीटें ही केवल उपलब्ध बची थीं। अपनी यात्रा की शुरुआत से ही ओयांगशी बहुत शांत था। हालांकि बाइजे अवशेषों में जाना खुशी महसूस करने वाली बात थी, लेकिन लुओ यचेन के लिए उसकी चिंता उससे खाए जा रही थी। ये कभी न खत्म होने वाला विचार कि अगर सीनियर ब्रदर लुओ यहाँ होते तो निश्चित रूप से उन्हें ही इस यात्रा पर आने के लिए चुना जाता, ओयांगशी को निराश कर रहा था। सीनियर ब्रदर लुओ का स्थान लेने के कारण अपराध बोध ने उसके दिल को भर दिया था, जिससे वह पूरी यात्रा के दौरान गहरे चिंतन में डूब गया और ज्यादातर समय चुप ही रहा। ली लोमिंग की पहली पसंद फेरी बिंकिंग के बगल में बैठना था, लेकिन फेरी बिंकिंग ने उसकी ओर एक ठंडी नज़र डाली और उदासीनता से 2 शब्द कहे, दफा हो जाओ। ली लोमिंग केवल अपनी नाक रगड़ सका और उदास होकर पीछे की पंक्ति में चला गया। फेरी बिंकिंग का व्यक्तित्व और भी अधिक दबंग था और उसके पास ऐसे कौशल थे जो फेरी वुयू से भी अधिक भयानक थे। ली लोमिंग सच में उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह उदास चेहरे के साथ ओयांगशी के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। ओयांगशी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह इस समय चुप था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस बात से अनजान था कि क्या चल रहा है। सुहानी के प्रति फेरी बिंकिंग का तिरस्कार नहीं, पूरे दल के प्रति उसका तिरस्कार दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था। लेकिन क्या अब केवल सुहानी ही नहीं बची थी जिसने अभी तक अपनी सीट नहीं ली थी? जब सुहानी एयरशिप में चढ़ी तो वास्तव में उसके चेहरे पर थोड़े आश्चर्य के भाव थे। हालांकि इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना वह अपने बैग के साथ फेरी बिंकिंग के बगल वाली सीट पर गई और बैठ गई। ली लोमिंग को दूसरों के दुख में खुशी के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ। हा, फेरी बिंकिंग से निपटना आसान नहीं था। उसे नफरत थी जब दूसरे लोग उसके करीब आते थे क्योंकि वह उन्हें बहुत गंदा मानती थी। और निश्चित रूप से इससे पहले कि सुहानी सीट पर बैठ पाती, फेरी बिंकिंग ने उसे तीखी नज़रों से घूरा। फेरी बिंकिंग की आवाज़ पहले से भी ज्यादा ठंडी थी, दफा हो जाओ। गोल्डन एयरशिप के अंदर हर कोई दंग रह गया और एयरशिप का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। सुहानी की पहचान ली लोमिंग से अलग थी। उसे विशेष रूप से चौथे एल्डर द्वारा संरक्षित किया गया था। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि सुहानी कैसी प्रतिक्रिया देगी। क्या वह फेरी बिंकिंग के दबाव के सामने झुक जाएगी और अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर पीछे की पंक्ति में भाग जाएगी? ईमानदारी से ऐसा होने की संभावना काफ़ी बड़ी थी क्योंकि फेरी बिंकिंग काफ़ी दुर्जय थी। अतीत में वह ड्रैगन लिस्ट में शीर्ष 5 में थी, और ये रैंकिंग 10 साल पहले की थी। हाल के वर्षों में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड ने उसे अपनी ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करने का एक शानदार अवसर दिया था। कौन जानता था कि वह अब कितनी शक्तिशाली थी? क्या कमज़ोरों का ताकतवर के सामने झुकना और आज्ञा का पालन करना स्वाभाविक नहीं था? भले ही सुहानी बाइजे की विरासत प्राप्त करने की कुंजी थी, फिर भी उसे इस नियम का पालन करना होगा, है ना? हर किसी का ध्यान सुहानी पर टिका था, ये सोचकर कि वह क्या करेगी। सुहानी पहले ही अपनी सीट पर धम्म से बैठ चुकी थी, फिर भी किसी की उसे दफा हो जाओ कहने की हिम्मत हुई? बेशक सुहानी दफा नहीं हुई। उसने बस हल्की सी फुफकार भरी, क्या तुम शर्त लगाना चाहती हो और देखना चाहती हो कि क्या मैं सीनियर ब्रदर झांग से कहकर तुम्हारी सीट हटवा सकती हूँ? शुरू में फेरी बिंकिंग हैरान रह गई, फिर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। जब से उसे याद था, वह हमेशा हर किसी की चापलूसी और प्रशंसा से घिरी रही थी। उसका हर एक शब्द एक आदेश से कम नहीं था जो आज्ञाकारिता की मांग करता था। उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत किसने की? क्या वे अब और जीवित नहीं रहना चाहते थे? परिणामस्वरूप इस अभिमानी व्यक्तित्व को बनाने के लिए फेरी बिंकिंग का स्वभाव और खराब हो गया।
अचानक उसने धातु की दीवार पर मुक्का मारा। बाम! सुनहरा हवाई जहाज जोर से हिला और लगभग दुर्घटनाग्रस्त होने ही वाला था। सुहानी ने फेरी बिंकिंग की ओर तिरछी नजर डालते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया, क्या तुम चाहती हो कि मैं चौथे एल्डर को रिपोर्ट करूं कि तुमने मेरी सुरक्षा को खतरे में डाला है और तुम्हें बाहर निकलवा दूं? फेरी बिंकिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सुहानी ने सातवें एल्डर पर तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी, जो मजे से इस दृश्य को देख रहे थे। सातवें एल्डर, कैसा रहेगा अगर मैं जहाज से उतर जाऊं? सातवें एल्डर एक मूकदर्शक के रूप में केवल खुशी से इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। फिर भी ऐसे शब्द सुनकर वह तुरंत अचंभित रह गए। हम तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? सुहानी चाबी थी, बाइजे अवशेषों की चाबी। अगर वह चली गई तो वे अंदर कैसे प्रवेश कर पाएंगे? सातवें एल्डर जानते थे कि सुहानी उन्हें धमकी दे रही थी, इसलिए उन्हें फेरी बिंकिंग को शांत करना और मनाना पड़ा। बिंकिंग, हमने अभी अभी प्रस्थान किया है, थोड़ा शांत हो जाओ। दूसरे शब्दों में, भविष्य में उसे सबक सिखाने के भरपूर अवसर होंगे, है ना? फेरी बिंकिंग ने अनिच्छा से अपना चेहरा घुमाने से पहले सुहानी को नफरत से घूरा, मानो अगर वह सुहानी को थोड़ी देर और देखती तो उसे कोई भयंकर बीमारी लग जाती। सुहानी उन लोगों में से नहीं थी जो फेरी बिंकिंग के अहंकार का जवाब दयालुता से दे, क्योंकि उसने हमेशा आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के सिद्धांत का पालन किया था। वह इस घटना को इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देगी। अपने होठों पर मुस्कान के साथ उसने झांग वांग की आस्तीन खींची। सीनियर ब्रदर झांग, मेरी सीट थोड़ी छोटी है और बैठने में असहज है। झांग वांग पर चौथे एल्डर की जिम्मेदारी का बोझ था, सुहानी की देखभाल करना उसका काम था। इसलिए सुहानी का असंतोष सुनकर उसने सिर हिलाया और गोल्डन एयरशिप को समायोजित किया, जिससे सुहानी की सीट बड़ी हो गई। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। गोल्डन एयरशिप में बुद्धिमत्ता थी, हर पंक्ति समान मात्रा में जगह लेती थी। दूसरे शब्दों में, जब सुहानी की सीट का विस्तार हुआ तो फेरी बिंकिंग की सीट सिकुड़ जाएगी। फेरी बिंकिंग ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने दिया तब तक उसकी सीट पहले ही अपने मूल आकार के 2/3 हिस्से तक सिकुड़ चुकी थी। वह उसी समय भड़क उठी। झांग वांग, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? फेरी बिंकिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर यह उसकी सुरुचिपूर्ण, ठंडी और एकांतप्रिय परी जैसी छवि को बनाए रखने के लिए न होता तो वह उसके साथ हाथापाई कर लेती। सामने से झांग वांग की थोड़ी ठंडी आवाज आई, फेरी बिंकिंग छोटी और पतली हैं, एक छोटी सीट अधिक उपयुक्त होगी। फेरी बिंकिंग, अगर यह पहले की बात होती तो वह अपना सामान पैक कर चुकी होती और बिना पीछे मुड़े चली गई होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि तब दूसरे लोग उसे रुकने के लिए मिन्नतें कर रहे होते। लेकिन इस बार फेरी बिंकिंग के हाथ कसकर मुट्ठियों में बंध गए। उसके साफ सुथरे माथे पर नीली नसें उभर आईं और उसने अपना सिर घुमाकर सुहानी को अपनी आंखों में एक चमक के साथ घूरा। तुम बेहतर होगा कि सावधान रहो। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं हमेशा सावधान रहती हूँ। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपने मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों की एक साफ पंक्ति दिखाए। फेरी बिंकिंग निशब्द रह गई। जो गालियां वह बकना चाहती थी उन्हें उसने अपने गले में ही घोंट दिया। गुस्से में उसकी सांसें तेज हो जाने के कारण उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे होने लगी। लिलुओमिंग स्तब्ध था, अविश्वास से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ये सुहानी सचमुच कुछ थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस तरह से पूरी तरह पलट जाएगी। शुरू में उसने सोचा था कि सुहानी धूल चाटेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फेरी बिंकिंग को नुकसान उठाना पड़ा। सचमुच घटनाओं का एक अथाह और अप्रत्याशित मोड़। हालांकि लिलुओमिंग ने एक बार फिर आत्मसंतुष्टि के साथ सोचा, ही सुहानी, तुम बस इंतजार करो। एक बार चाबी के रूप में तुम्हारा उपयोग खत्म हो जाने के बाद देखते हैं कि तुम्हारा क्या हाल होता है। उसके बाद कुछ समय के लिए सुनहरे हवाई जहाज के अंदर का माहौल कमोबेश शांत ही रहा। हालांकि लिलुओमिंग और फेरी बिंकिंग ने सुहानी को तिरस्कार की नज़र से देखा, लेकिन वे केवल खुद को रोक ही सकते थे। आखिरकार वह खंडहरों को खोलने की चाबी थी। दिन धीरे धीरे बीतते गए और आज सुनहरा एयरशिप धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे हरी पहाड़ियों को देखते हुए और फिर हाथ में नक्शे को वापस देखते हुए झांग वांग ने सभी की ओर सिर हिलाया। नीचे 100 नदियों का महान सरोवर है। हम यहीं उतरेंगे। जहां तक नजर जाती थी क्षितिज तक महासागर का एक विशाल समतल विस्तार फैला हुआ था। आखिर ये 100 नदियों का महान सरोवर कहाँ था? हर कोई संदेह में लग रहा था। सातवें एल्डर ने समुद्र से बाहर निकले एक छोटे से खंभे की ओर इशारा किया, जो ऐसा लग रहा था मानो उसे 2 लोग पकड़े हुए हों। अगर हमने सही अनुमान लगाया है तो वह 100 नदियों के महान सरोवर का प्रवेश द्वार है। वह खंभा समुद्र तल में गहराई तक धंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सतह से ऊपर निकला हुआ था, जैसे कि सुनहरा डंडा ही समुद्र तल में गाड़ दिया गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ये पौराणिक 100 नदियों का महान सरोवर था। वह किससे मजाक कर रहा था? अभी सबका ध्यान सातवें एल्डर पर केंद्रित था, जो गर्व से मुस्कुराए,
कहा जाता है कि मरने से पहले प्राचीन पौराणिक जानवर बाइजे ने अपने शरीर को एक छोटी सी दुनिया में बदल दिया था, जो एक बाल के भीतर छिपी थी, और यह बाल लंबे समय तक विशाल समुद्र में खड़ा रहा। वह खंभा जो तुम देख रहे हो वास्तव में वही बाल है। बाल। हर कोई सदमे में था। वह खंभा जिसे ऐसा लग रहा था दो लोग उठा रहे थे, वह लॉर्ड बाइजे का एक बाल था। तो फिर लॉर्ड बाइजे कितने विशाल थे। अपने नाम के अनुरूप केवल वह एक बाल ही इतनी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था कि लोगों को घुटनों के बल साष्टांग प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दे। अगर वहां पूरा का पूरा लॉर्ड बाइजे होता तो क्या ये। बस इसके बारे में सोचना ही वास्तव में रोमांचक था। भीड़ के मन में तरह तरह की भावनाएं दौड़ गईं। 7वें एल्डर के नेतृत्व में हर कोई एक के बाद एक 100 नदियों के महान सरोवर की दुनिया में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने वास्तव में देखा कि 100 नदियों का महान सरोवर क्या था। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे लॉर्ड बाइजे ने अपने शरीर से बनाया था। यह अतुलनीय रूप से विशाल थी और दूर तक अंतहीन रूप से फैली हुई थी। 100 नदियों के महान सरोवर को 3 तरफ से पानी ने घेर रखा था। बची हुई तरफ एक पर्वत श्रृंखला थी जिसमें प्रत्येक पहाड़ पिछले वाले से अधिक ऊंचा था। साथ मिलकर वे सीढ़ियों की एक उड़ान बनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि पूरा 100 नदियों का महान सरोवर अजीबोगरीब गैस की एक परत से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। इसने सुनहरे जहाज को अनुपयोगी बना दिया, इसलिए सीनियर झांग इसे केवल वापस पैक ही कर सका। दल ने चोटी की ओर ट्रैकिंग शुरू की। इस 100 नदियों के महान सरोवर में पहला पहाड़ कथित तौर पर समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर था, लेकिन दूसरा 500 मीटर ऊपर था। तीसरा 1000 मीटर था और इसी तरह हजारों हजार पहाड़ों के साथ ये सोचना ही डरावना था कि आखिरी पहाड़ कितना लंबा होगा। लेकिन अगर किसी ने पहाड़ों की गहराई में ट्रैकिंग करने की हिम्मत नहीं की तो उन्हें लॉर्ड बाइजे की विरासत कैसे मिलेगी। 7वें एल्डर की नज़र सब पर पड़ी और उन्होंने एक ही बार में जो कुछ वे जानते थे वह समझा दिया। ये वह दुनिया है जिसमें लॉर्ड बाइजे का शरीर बदल गया था। इसके अंदर निश्चित रूप से अत्यधिक खतरनाक होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस समय लॉर्ड बाइजे ने अपने अधीनस्थों के रूप में सभी प्रकार की जातियों की एक बड़ी संख्या को भर्ती किया था। हालांकि लॉर्ड बाइजे का शरीर मर चुका है, ये जातियां उनके शरीर से बनी इस छोटी सी दुनिया के अंदर रहती आई हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती और गुना होती जा रही हैं। इसलिए एक बार प्रवेश करने के बाद ये बेहद खतरनाक होगा। तुम सभी को खुद को तैयार करना चाहिए। 7वें एल्डर ने विस्तार से बात की और सुहानी की ओर देखा। एक निश्चित व्यक्ति। ये देखते हुए कि वे एक चाबी हैं, उन्हें वास्तव में चाबी की तरह व्यवहार करने की शालीनता होनी चाहिए और हमेशा दल को रोकना नहीं चाहिए। ऐसा न हो कि वे सभी को मुसीबत में फंसा दें। 8वें एल्डर जो कहा जा रहा था उससे अप्रसन्न थे और उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी। ओल्ड सेवंथ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। ही, बस मजाक कर रहा था, बस मजाक। 7वें एल्डर भी जानते थे कि आगे आने वाली कई चीज़ों के लिए उन्हें सुहानी पर निर्भर रहना होगा और इसलिए वह उसे ज़्यादा नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सुहानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह पूरे दल की सुरक्षा के लिए है, इसलिए कठोर शब्दों में बोलने से बचना मुश्किल था। लड़की, तुम बुरा तो नहीं मानोगी, है ना। सुहानी ने आह भरी। 7वें एल्डर, अगर आपने मुझे फिर से उस नाम से पुकारा तो मुझे डर है कि मेरा पैर कांप जाएगा और हमें किसी गलत रास्ते पर ले जाएगा। 7वें एल्डर के भाव तुरंत कठोर हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुहानी उन्हें इतना कम सम्मान देगी। उसने मूल रूप से उन्हें वहीं के वहीं एक तमाचा जड़ दिया था। वह अभी भी दल के नेता थे। आखिर 7वें एल्डर का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया और उन्होंने उपहास किया, यह एक दूरस्थ स्थान है जहां कानून नहीं पहुंचता। चौथे एल्डर भी यहां तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम चाबी के रूप में अपना काम ठीक से करो। यदि नहीं, हम 7वें एल्डर ने नेतृत्व किया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। लिलोमिंग ने सुहानी को एक द्वेषपूर्ण मुस्कान दी और उत्साहपूर्वक उनके पीछे चल दिया। फेरी बिंकिंग ने उकसावे भरे ढंग से अपनी ठुड्डी उठाए और जाने से पहले सुहानी पर एक नज़र भी नहीं डाली। उसकी दूर जाती आकृति गर्वित और एकांतप्रिय थी। ओयांगशी सुहानी के बगल में खड़ा था, उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसने उसे सलाह दी, चाहे अच्छा हो या बुरा, 7वें एल्डर ही नेता हैं, तुम्हें उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सुहानी ने बिना कुछ कहे उसे एक नज़र देखा। ओयांगशी ने एक बार फिर सलाह दी, मुझे पता है कि तुम्हारी उच्च आकांक्षाएं हैं, लेकिन यह अपस्ट्रीम माउंटेन के बाहर है। 7वें एल्डर का ही अंतिम निर्णय होता है। आखिरकार हमें अभी भी सीनियर ब्रदर लुओ को स्प्रिंग ऑफ इटर्नल यूथ खोजने में मदद करनी है। सुहानी ने सिर हिलाया, मुझे पता है। फिर वह आगे बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि ओयांगशी यह समझ नहीं पा रहा था कि 7वें एल्डर और बाकी लोग उसे निशाना बना रहे थे। फिर भी इस स्थिति में वह चाहता था कि सुहानी खुद को रोके और उनके कार्यों को सहे। हालांकि कुछ बातें सम्मान की होती हैं। उसके पास पलटवार करने के साधन थे तो वह केवल अपमान क्यों सहे। सीनियर ब्रदर झांग। सुहानी ने सीनियर ब्रदर झांग को किनारे पर अपना इंतजार करते देखा, जो हल्की मुस्कान लिए हुए था। खराब मूड में हो,
झांग वांग ने एक बड़े भाई की तरह सुहानी को देखा और मुस्कुराया। सुहानी ने सोचा कि सीनियर ब्रदर झांग ने ओयांगशी के साथ उसकी बातचीत जरूर सुनी होगी। सुहानी ने सोचा था कि वह ओयांगशी के साथ थोड़ी अधिक निकटता से चलेगी। आखिरकार उन दोनों का एक ही उद्देश्य था, सीनियर ब्रदर लुओ के लिए दवा खोजना। लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोचती थी। क्या सीनियर ब्रदर झांग भी सोचते हैं कि मुझे अपमान सहना चाहिए और चुपचाप कष्ट सहना चाहिए? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सच कहूं तो उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अपस्ट्रीम माउंटेन में अपने शिक्षकों और बड़ों के प्रति गहरी श्रद्धा रखना एक गहराई से जमी हुई सोच थी। किसी एल्डर को जवाब देना और उसका विरोध करना अनसुना था, यह एक बाहरी व्यक्ति होने जैसा था। झांग वान मुस्कुराया, क्या तुम सह सकती हो? नहीं, सुहानी ने सीधे जवाब दिया। चूंकि तुम नहीं सह सकती तो क्या बात यहीं खत्म नहीं हो जाती? झांग वान की तीखी बाहें थोड़ी ऊपर उठीं। अपने गुरु के गंभीर शब्दों से झांग वान कमोबेश अनुमान लगा सकता था कि सुहानी की पहचान असाधारण थी, लेकिन सुहानी पर उसका पहला प्रभाव बहुत अच्छा था। वह केवल उसकी रहस्यमय पहचान के कारण उसकी रक्षा नहीं कर रहा था। क्या सीनियर ब्रदर झांग भी सहमत हैं कि मुझे 7वें एल्डर का विरोध करना चाहिए? सुहानी अचानक बेहतर मूड में आ गई। भले ही तुम उसका विरोध न करो, क्या इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें उकसाना बंद कर देगा? जब झांग वांग ने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि सुहानी अच्छे व्यवहार वाली लड़की है। उसने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी, लेकिन दूसरी ओर वह 7वां एल्डर सुहानी को ऐसे परेशान कर रहा था जैसे उसके पास करने के लिए कोई बेहतर काम न हो। सीनियर ब्रदर झांग एक समझदार व्यक्ति हैं। सुहानी अब अच्छे मूड में थी क्योंकि उसने झांग वांग के कंधे थपथपाए। वास्तव में आप साबित करते हैं कि आप चौथे एल्डर द्वारा सिखाए गए व्यक्ति हैं। आप देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सचमुच, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर ब्रदर झांग हल्के से मुस्कुराए। जब ओयांगशी ने दोनों लोगों को हंसते और बात करते देखा तो वह अनैच्छिक रूप से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में नुकसान की एक हल्की सी भावना घर कर गई, जैसे कि उसे अचानक अलग थलग कर दिया गया हो। ओयांगशी ने थोड़ी त्योरी चढ़ाई। उसने सुहानी के भले के लिए ये सब कहा था, तो वह उसकी बात क्यों नहीं सुन रही थी? वह सच में उसकी सलाह को हवा में उड़ा रही थी। चूंकि पहला पहाड़ समुद्र तल से केवल 100 मीटर की ऊंचाई पर था, इसलिए यह मूल रूप से उनके जैसे साधकों के लिए मिट्टी के एक छोटे से टीले के समान था। दूसरा पहाड़ 500 मीटर ऊंचा था, जिसे उनके लिए बहुत छोटा माना जाता था। उन्हें इसे पार करने के लिए केवल एक सांस और छलांग की आवश्यकता थी। तीसरा पहाड़ 1000 मीटर ऊंचा था, लेकिन फिर भी पार करना बहुत आसान था। चौथा पहाड़ 1500, पांचवां पहाड़ 2000, अल्पविराम। जब तक वे 11वें पहाड़ पर पहुंचे, वह समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर था। यद्यपि 5000 मीटर उनके लिए बहुत अधिक ऊंचाई नहीं थी, फिर भी यह एक पर्याप्त ऊंचाई थी। उन्हें रोकने में सक्षम न होने के बावजूद इसे पार करना उनके लिए कुछ हद तक कठिनाई पैदा कर रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, सीनियर ब्रदर झांग वांग सुहानी के बगल में चल रहे थे। पूरी यात्रा के दौरान वह उसकी हर चाल, साथ ही उसके मार्शल और साधना कौशल में उसकी दक्षता को देख रहे थे। वह बता सकते थे कि सुहानी की रैंक 6 स्टार सेंट थी। बाहरी दुनिया में उसे काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हालांकि वह इस दल में सबसे कमज़ोर साधना क्षेत्र वाली व्यक्ति थी। इसके कारण शुरू में उन्हें उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। हालांकि इस यात्रा के दौरान सुहानी के प्रदर्शन ने धीरे धीरे उनकी कुछ उम्मीदों को पार कर लिया। झांग वान की ताकत सुहानी से कहीं अधिक थी, फिर भी वह उनके द्वारा की जा रही कठिन हरकतों के साथ कदम से कदम मिलाने में सक्षम थी। यह एक ऐसी बात थी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। ऊंचाई 5000 मीटर तक पहुंच गई। झांग वान के होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी जब उन्होंने सुहानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं नेतृत्व करूंगा और पहले आगे बढ़ूंगा। आराम से आना और खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। जैसे ही उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया, उनके पैरों के नीचे की जमीन से मकड़ी के जाले के रूप में दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। उनकी आकृति हवा में ऊपर उठी और एक दागे गए तीर की तरह पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गई। सुहानी के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि वह 6 स्टार सेंट रैंक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी ताकत झांग वान के समान स्तर पर थी। चूंकि उसके सीनियर ब्रदर झांग उसका परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए वह बस अपना कुछ असली कौशल दिखाएगी। झांग वान का अनुसरण करते हुए उसने अपने पैरों में ताकत जुटाई और फिर प्रकाश की एक लकीर में बदलकर आकाश में उड़ गई और तुरंत पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी। झांग वान ने अभी अभी अपना कौशल दिखाना शुरू ही किया था। कौन जानता था कि सुहानी इतने कम समय में ठीक उनके सामने प्रकट हो जाएगी। हिच, झांग वान ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, तुमने सोअरिंग तकनीक सीख ली है? सुहानी ने कोरे भाव से उत्तर दिया, क्या आपने अभी अभी इसका प्रदर्शन नहीं किया था, सीनियर ब्रदर झांग? झांग वांग, क्या प्रदर्शन? क्या वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी छोटी बहन की तरह व्यवहार करने की कोशिश नहीं कर रही है? हालांकि मुख्य बात यह थी,
तुमने मुझे सिर्फ एक बार करते हुए देखकर सोआरिंग तकनीक सीख ली। झांग वांग ने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गए। क्या ये सचमुच कठिन है? सुहानी ने कोरेपन से वापस उनकी ओर देखा। सचमुच कठिन, सचमुच कठिन, सचमुच कठिन। उन्हें इस चाल को सीखने में पूरे 3 महीने लगे थे, इससे पहले कि उनके गुरु ने अंततः उन्हें बताया कि वह मुश्किल से इसका उपयोग करने में कामयाब हुए थे। हालांकि ठीक इसी क्षण इस छोटी सी लड़की ने कहा कि वह उन्हें एक बार देखने के बाद ही इसे कर सकती है। क्या वह उन्हें मानसिक आघात देने की कोशिश कर रही थी? झांग वांग सच में अपना सिर पकड़कर उकड़ू बैठकर कुछ देर शांत रहना चाहते थे। उन्होंने सुहानी को देखा। उसके दुनिया को खत्म कर देने वाले खूबसूरत चेहरे पर मासूमियत और उलझन का भाव था। झांग वांग ने एक गहरी सांस ली, सुहानी के कंधे थपथपाए और भींचे हुए दांतों के बीच बोले, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वह सचमुच बहुत अच्छी और बहुत प्रतिभाशाली है। झांग वांग, जो हमेशा खुद को विशेषज्ञ मानते थे, सुहानी द्वारा दिए गए झटके से अभी भी उबर रहे थे। ठीक है, सुहानी अभी भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ उलझन में थी। चलो चलें, चलो चलें। इसके बारे में फिर से नहीं सोचना ही बेहतर है। वह जितना इसके बारे में सोचते उन्हें उतना ही बड़ा झटका लगता। झांग वांग उन लोगों पर शक करने ही वाले थे जिन्होंने अतीत में उन्हें जीनियस कहा था और सोच रहे थे कि क्या वे उनका मजाक उड़ा रहे थे। बाद के पहाड़ों को पार करते समय झांग वांग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने सुहानी के लिए एक के बाद एक परीक्षण जारी रखे। हालांकि 13वें पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते झांग वांग लगभग रोने की कगार पर था। सुहानी ने उसकी दिखाई हर एक चाल सीख ली थी। इतने कम समय में उसने मूल रूप से उसकी हर एक विशेष चाल सीख ली थी, जिससे उसका सारा खजाना खाली हो गया था। कृपया अपने सीनियर ब्रदर झांग को बख्श दो। ठीक है लड़की, झांग वांग ने सुहानी के कंधे पर उंगली चुभते हुए कहा। मेरा तरकीबों का पिटारा तुम्हारे द्वारा खाली किया जाने वाला है। अगर सुहानी को जीनियस नहीं माना जाता तो झांग वांग को लगा कि उसे निश्चित रूप से औसत से भी कम औसत प्रतिभाओं में स्थान दिया जाएगा। ये लड़की उसके द्वारा एक बार प्रदर्शित किए जाने के बाद किसी भी चाल की नकल करने में सक्षम थी। कुछ बार इसका विश्लेषण करने के बाद वह इसे परिपूर्ण करने में सक्षम थी। कोई इसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? क्या इसे कोई प्रतियोगिता माना जाएगा या शिक्षण कक्षा? तो कैसा रहेगा अगर मैं किसी और से जाकर सीखूं? सुहानी की मुस्कान चालाक हो गई, जो धोखे से भरी थी। जब से वह विजडम स्कल के साथ जुड़ी थी, सुहानी को अचानक एक एहसास हुआ था। उसका दिमाग काफी व्यापक हो गया था, जिससे वह कई चीजों को विस्तृत स्पष्टता में देखने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम हो गई थी। अगर वह तुलना करे तो यह एक सामान्य और हाई डेफिनेशन वीडियो देखने के बीच के अंतर जैसा होगा। सुहानी के दिमाग के कार्य अब तेज हो गए थे, जिससे वह जो कुछ भी देखती और सीखती थी उस पर सबसे अधिक स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया और प्रक्रिया करने में सक्षम थी। उसके दिमाग को स्वचालित रूप से विच्छेदित करने और उसके द्वारा देखी गई चालों के साथ ही साथ उनके खतरों और काट को निकालने में केवल एक नज़र लगती थी। अगर ऐसा हो रहा था तो सुहानी उन्हें कैसे नहीं सीख पाएगी? उसका निचला साधना क्षेत्र ही एकमात्र कारण था जो उसे उन चालों के अधिकतम प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम होने से रोक रहा था। कुछ देर सोचने के बाद झांग वांग को लगा कि सुहानी को निश्चित रूप से फेरी बिंकिंग पसंद नहीं है, जिससे उसने सुझाव दिया, अगर मौका मिले तो कैसा रहेगा अगर यह सीनियर ब्रदर फेरी बिंकिंग की चालें सीखने में तुम्हारी मदद करे? सुहानी ने विचार किया, सौदा पक्का रहा। झांग वांग ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए सोचा, क्या मेरी सभी जूनियर बहनें इतनी दुर्जय हैं? एक सीनियर ब्रदर होने का दबाव बहुत अधिक था। अनजाने में वे 15वें पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुके थे। ये चोटी अपने अत्यंत ढलान वाले और ऊबड़-खाबड़ भूगोल के कारण प्रभावशाली लग रही थी। ये बहुत ऊंचाई पर भी था, इतना ऊंचा कि यह बादलों को चीरने वाला था। इसके अलावा आसपास के पहाड़ों ने इस विशेष पहाड़ के आधार से बाहर की ओर फैलना शुरू कर दिया था, जो एक साथ जुड़कर एक श्रृंखला बना रहे थे। इस समय वे एक पर्वत श्रृंखला में थे। 7वें एल्डर के कदम रुक गए। रुको, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके भावों में थोड़ा बदलाव आया था। 7वें एल्डर समूह में सबसे मजबूत व्यक्ति थे। यदि उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना असंभव है तो कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? एक पल के लिए हर किसी के चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए, क्योंकि उन्होंने अपना बचाव बढ़ा लिया और सतर्कता के साथ अपने परिवेश का सर्वेक्षण करने लगे। सुहानी के दिल में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। खतरे को भांपने की अपनी जन्मजात इंद्रियों के झंझनाने के साथ सुहानी अपने परिवेश की अजीब स्थिति को बता सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर उन्हें घेरने की प्रक्रिया में थी। सुहानी इस भावना को पहचान नहीं पाए, इसलिए उसने आनन फानन में लिटिल फॉक्स सेबल को बुलाया। क्या तुम नक्शे को महसूस कर सकते हो? सुहानी ने पूछा। लिटिल फॉक्स सेबल ने नक्शे को महसूस करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके रोए अचानक खड़े हो गए, क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को तनावग्रस्त कर लिया। क्या बात है? सुहानी को अचानक एक मजबूत बेचैनी महसूस हुई।
लिटिल फॉक्स सेबल का शरीर आराम की स्थिति में आ गया और वह सुस्ती की स्थिति में प्रवेश कर गया, अपनी चेतना को बंद कर दिया। डरी हुई सुहानी ने चिंता से पूछा, क्या बात है? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? उर्र, सुहानी की आगोश में खड़े लिटिल फॉक्स सेबल का सिर सुस्ती से चकरा गया, ऐसा लग रहा था मानो वह नशे की धुत स्थिति में हो। सुहानी की बेचैनी और मजबूत हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बाइज़े दुनिया का लिटिल फॉक्स सेबल के प्रति किसी तरह का दमनकारी प्रभाव हो जिससे वह इतना उदास और सुस्त हो गया है? लिटिल फॉक्स सेबल उसका ट्रम्प कार्ड था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे कुछ नहीं होने दे सकती थी। जब सुहानी ने देखा कि लिटिल फॉक्स सेबल मुश्किल से एक बार नक्शे को खंगालने के बाद ही सुस्त हो गया था, तो बाइज़े की दुनिया के प्रति उसकी सतर्कता और गहरी हो गई। ठीक जब हर कोई तनाव में और सतर्क था, हवा का एक विशाल झोंका आया। एक काला तूफान जो अचानक जमीन से उठता हुआ प्रतीत हुआ, सीटी बजाता हुआ और पागलों की तरह उनकी ओर चक्कर लगाता हुआ आया। उस काले तूफान के गुजरने के रास्ते में घास, पेड़ और चट्टानें टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गईं। ये दृश्य चौंकाने वाले से भी परे था। सुहानी और अन्य लोग पीले पड़ गए। 7वें और 8वें एल्डर के भाव भी सख्त हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 50 चोटियों वाली यह पर्वत श्रृंखला इतनी दुर्जय उपस्थिति होगी, अब जबकि वे सीधे इसका सामना कर रहे थे। काले तूफान की कोई निश्चित दिशा नहीं थी, एक पल यह इस तरफ डगमगाता और अगले पल ये दूसरी तरफ फड़फड़ाता। नीचे झुको, नीचे झुको, हर कोई नीचे झुके। 7वें एल्डर ने अपनी आवाज़ धीमी की, लेकिन उनके दांत पीसने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। 7वें एल्डर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी इस काले तूफान के बीच में होने से उनके दिल की गहराई में डर पैदा हो गया था। हर किसी ने सहज रूप से छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाशी। एक ही पल में वे सभी भागते हुए पक्षियों और जानवरों की तरह पागलों की तरह बिखर गए थे। कुछ प्राचीन पेड़ों के बीच छिप गए, अन्य बड़ी चट्टानों के नीचे छिप गए, अभी भी कुछ अन्य थे जो पानी की धारा में कूद गए। पल भर में पूरा क्षेत्र जितना हो सकता था उतना खाली हो गया था। सुहानी अभी होश में नहीं आई थी कि सीनियर ब्रदर झांग ने उसे कुछ चट्टानों के पीछे खींच लिया। सीनियर ब्रदर झांग बाहर की तरफ ही रहे, दृढ़ता से सुहानी को नुकसान से बचाते हुए। शायद हर कोई भाग्यशाली था। काला तूफान बस थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटका, एक बड़ा चक्कर लगाया और फिर पूर्व की ओर उड़ गया। इसे धीरे धीरे एक छोटे काले बिंदु में धुंधला होता देख सुहानी ने एक लंबी सांस छोड़ी। सौभाग्य से उस भयानक काले तूफान ने कोई जानलेवा हमला नहीं किया था। उसे डर था कि अन्यथा इसके कारण तत्काल मौतें होतीं। दल को अब इस सफ़ेद दुनिया की गहरी समझ थी। हालांकि वे जितना अधिक समझते गए उतने ही अधिक भ्रमित होते गए। यदि यह बाइज़े दुनिया इतनी शक्तिशाली थी, तो क्या वे वास्तव में बाइज़े की विरासत प्राप्त करने की अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे? कितना भयानक! ली लुओमिंग कुछ ही दूरी पर एक भूरे रंग के पोखर से रेंगते हुए बाहर आया। उसका सिर और चेहरा कीचड़ से ढका हुआ था, जिससे वह काफ़ी दयनीय लग रहा था। बाकी लोग भी कमोबेश अस्त व्यस्त दिखते हुए फिर से उभरे, केवल सुहानी और सीनियर ब्रदर झांग वांग पहले की तरह ही साफ और करीने से कपड़े पहने हुए थे। ली लुओमिंग को ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या इस बात की कि सुहानी जहां भी जाती थी ऐसे लोग होते थे जो उसकी पीठ पीछे उसका साथ देते थे। अभी तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई है, लेकिन बस विरासत की जगह पर पहुंचने तक का इंतजार करो। तब तुम क्या करोगी? ली लुओमिंग ने दांत पीसे और ठंडी फुफकार भरी। वह प्रवेश करने वाला एकमात्र अपोथेकेरी शिष्य था। लॉर्ड बाइज़े अपने चरम पर न केवल एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट थे, वे एक असाधारण कीमियागर भी थे। यही कारण था कि ली लुओमिंग प्रवेश करने के योग्य था, अन्यथा उसकी उस मामूली ताकत के साथ 5वें एल्डर के समर्थन के बावजूद भी यह असंभव होता। और अपनी इस मामूली ताकत के साथ एकमात्र व्यक्ति जिसे वह निशाना बना सकता था वह सुहानी थी। बाकी सभी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वह सम्मान की दृष्टि से देखता था, इसलिए उसने मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सुहानी को नीचा दिखाने का हर अवसर लिया। यह मन की एक बहुत ही गहरी और अद्भुत स्थिति थी। सुहानी ने उसकी ओर एक नज़र देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसकी निगाहें अभी भी दूर के उस काले बिंदु पर टिकी थीं और उसकी आंखों में सतर्कता अभी तक दूर नहीं हुई थी। उसे एक अस्पष्ट सी अनुभूति हो रही थी कि चीज़ें बस इस तरह खत्म नहीं होंगी और वह भयानक काला तूफान अभी भी वापस आ सकता है। ये देखकर कि सुहानी ध्यान नहीं दे रही थी, ली लुओमिंग और भी अधिक अभिमानी हो गया। तुम बहुत कमज़ोर हो। भले ही तुम विरासत की जगह खोज लो, तुम इसे प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस इरादे को छोड़ दो और शांति से एक चाबुक के रूप में अपनी भूमिका निभाओ। वास्तव में केवल ली लुओमिंग ही ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं था। क्या? सुहानी होश में आए और उसने ली लुओमिंग को भ्रमित नज़र से देखा। वह अभी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, इसलिए जब ली लुओमिंग बकवास कर रहा था तो उसने सचमुच उसे नहीं सुना था। हे, तुम्हें किसी ने नहीं बताया है ना? लॉर्ड बाइज़े की विरासत प्राप्त करने के लिए तुम्हारा 7 स्टार सेंट रैंक होना ज़रूरी है।
सुहानी, तुम इसे प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। आहा। ली लोमिंग ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पागलों की तरह हंसा। सुहानी ने सीनियर ब्रदर झांग वांग की ओर एक भ्रमित नज़र डाली। सीनियर ब्रदर झांग वांग ने सिर हिलाया। वास्तव में ऐसी एक आवश्यकता है। दूसरों को इसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन झांग वांग को लगा कि अगर यह खूंखार जूनियर बहन अपनी रैंक बढ़ाना चाहती है तो वह कुछ ही दिनों में ऐसा कर सकती है। इसलिए वह ली लोमिंग की जंगली हंसी से बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। बेशक सुहानी ने भी ऐसा ही सोचा, ये सिर्फ एक स्टार की ही तो बात है। फेरी बिंकिंग ने उपहास किया और अपने होठों के कोनों को सिकोड़ा। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठीं और उसकी स्पष्ट नज़र ने तिरस्कारपूर्वक सुहानी को देखा, अपनी हैसियत से अनजान। इन 4 शब्दों में सीधा मारने का इरादा था। ली लोमिंग ने मौके पर ही जोर से ताली बजाई। सीनियर सिस्टर बिंकिंग ने बहुत खूब कहा। अपनी क्षमता से अनजान, हा हा हा। सुहानी, तुम सचमुच अपनी हैसियत से अनजान हो। फेरी बिंकिंग ने अपनी बाहें सिकुड़ीं, वहां मौजूद कई लोगों पर एक नज़र डाली और फिर मुड़ गई। इन लोगों से बात करना पूरी तरह से उसके स्तर और गरिमा को कम कर रहा था। वह सच में नहीं जानती थी कि चौथा एल्डर क्या सोच रहा था। उसने यहाँ कचरे का ऐसा समूह क्यों भेजा था। सीनियर ब्रदर झांग वांग को छोड़कर फेरी बिंकिंग की नज़र में बाकी सभी शिष्य केवल कचरे के समान अस्तित्व थे। अचानक सुहानी के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसने एक पल के लिए विचार किया और फिर भी कहा, सबसे अच्छा होगा कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। मुझे लग रहा है कि काला तूफान फिर से यहाँ आने वाला है। लीलोमी मुस्कुराया और हंसते हुए फुफकारा, सुहानी, तुम खुद को क्या समझती हो? 7वें और 8वें एल्डर इतने शक्तिशाली हैं और उन्हें भी इसका आभास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त सीनियर ब्रदर झांग वांग और सीनियर सिस्टर बिंकिंग तुमसे कितने गुना अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, फिर भी तुम्हें हो गया। 7वें एल्डर भी बोल पड़े, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब चलने से थक गए हैं। हर कोई जहां है वहीं अच्छी तरह आराम कर सकता है। अभी हमारे आगे एक लंबा रास्ता तय करना है। 8वें एल्डर ने इस पर विचार किया और सुहानी से सवाल किया, क्या तुमने सच में इसे महसूस किया? क्या तुम निश्चित हो? सुहानी ने सिर हिलाया, फिर इनकार में सिर हिलाया। मुझे इसका धुंधला सा आभास हो रहा है, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। सुहानी शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि व्हाइट मार्श की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से उसे इस जगह का एक स्वाभाविक आभास हो रहा था। हाँ, एक प्रकार का स्वाभाविक आभास, मानो उसकी यादों में धुंधले रूप से इस जगह का एक हिस्सा मौजूद हो। इसके बारे में सोचना काफ़ी अविश्वसनीय था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि यह बहुत ही अविश्वसनीय था कि सुहानी ने इस भावना के बारे में बात नहीं की। अगर वह खुद ही इस पर विश्वास नहीं करती, तो वह दूसरों से इस पर विश्वास करने की उम्मीद कैसे कर सकती थी। सुहानी को अनिश्चितता के साथ बोलते हुए देखकर 8वें एल्डर ने भी कहा, हालांकि यहाँ के जादुई जानवर शक्तिशाली हैं, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे और भी अधिक खतरा होगा। बस अच्छे से आराम करो। हालांकि सुहानी की बाहें अभी भी कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसने झांग वांग से कहा, सीनियर ब्रदर झांग, बेहतर होगा कि आप अपना बचाव बढ़ा लें। अगर सुहानी को इस दल में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना हो जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करती थी, तो वह ये सीनियर ब्रदर झांग होंगे। भले ही वे एक दूसरे को थोड़े ही समय से जानते थे, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। चौथे एल्डर के उन्हें दिए गए हजारों निर्देशों के अलावा झांग वांग वास्तव में सुहानी को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता था। झांग वांग ने सुहानी के गंभीर भावों को देखा और उसने भी गंभीरता से सिर हिलाया। हम जूनियर बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर कोई खतरा हो तो मेरे पीछे छिपना याद रखना। सुहानी हल्के से मुस्कुराई। चौथे एल्डर ने उसके लिए जो सीनियर ब्रदर ढूंढा था वह काफ़ी अच्छा था। लेकिन जल्द ही सुहानी के चेहरे के भाव फिर से जम गए क्योंकि उसे एक बार फिर खतरा करीब आता महसूस हुआ। सुहानी ने एक नज़र डाली और देखा कि अभी भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला था, इसलिए उसने सीनियर ब्रदर झांग वांग से कहा, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ उधर चलो। चूंकि उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए जो उस पर विश्वास करते थे वह उन्हें अपने साथ ले जाएगी। जब ओयांगशी ने सुहानी को जाते हुए देखा तो वह भी जल्दी से उसके पीछे हो लिया। हालांकि उन्होंने मुश्किल से कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक 7वें एल्डर एक झटके के साथ खड़े हो गए और अपनी सांस के नीचे फुसफुसाए, अच्छा नहीं है। 8वें एल्डर ने भी उसी समय इसे महसूस किया और वह जल्दी से युद्ध के लिए तैयार हो गए। खतरा आ रहा है, हर कोई ठीक से अपनी रक्षा करे। जैसे ही 8वें एल्डर के शब्द गूंजे, वह भयानक काला तूफान उल्कापिंड की तरह तेजी से आया और उस चट्टान की ओर बेरहमी से बढ़ा जहां लोग बैठे थे। हुआ लाला, यह शुभ रूप से आगे बढ़ा और एक ही पल में हजारों वर्ग मीटर के प्राचीन पेड़ों, ठोस चट्टानों और मिट्टी की मोटी परतों को टुकड़ों में बिखेर दिया। हुआ लाला, लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन तुरंत समतल हो गई और धूल के अनगिनत कण डूबती हुई चट्टान के नीचे मिट्टी के भूस्खलन की तरह खिसक गए।
कुछ समय के लिए आसपास का क्षेत्र धूल के कणों की लकीरों से भर गया, जिससे हर किसी की दृष्टि बाधित और धुंधली हो गई। सुहानी और अन्य लोग बहुत तेजी से चकमा देकर बच गए, लेकिन वे भी हर जगह खींचे जा रहे थे, जिससे वे लगभग खड़े होने में असमर्थ हो गए थे। सातवें और आठवें एल्डर ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में डर के वही निशान देखे। उनका प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली था। हालांकि उनके दिलों में कुछ साहस था, लेकिन उनकी ताकत इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भयानक काले तूफान ने एक और चक्कर लगाया, दूर घूमते हुए और फिर वापस आते हुए। इस बार काला तूफान बेरहमी से उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां सातवें एल्डर और अन्य लोग थे। जल्दी भागो! सीनियर ब्रदर झांग वांग शुरू में भागते समय सुहानी को अपने साथ खींच रहे थे, लेकिन इस बात को नापसंद करते हुए कि वह बहुत धीमी दौड़ रही थी, उन्होंने उसे कंधों से उठा लिया और फिर पागलों की तरह आगे की ओर उड़ चले। अगर वे काले तूफान की चपेट में आ जाते तो वे खून उगलकर मर जाते। ये स्पष्ट था कि काले तूफान का लक्ष्य दो सबसे मजबूत लोग थे, सातवें एल्डर और आठवें एल्डर। जहां तक बाकी छोटी चींटियों का सवाल है, उन्हें बस नज़रअंदाज कर दिया गया था। सातवें एल्डर ने काले तूफान की ओर एक बिजली का बोल्ट दागा। आठवें एल्डर ने काले तूफान की ओर आग उगलते हुए एक अग्नि ड्रैगन की निरंतर धारा भेजी। दोनों लोगों ने बाईं और दाईं ओर से तूफान को बांध दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। जब ली लोमिंग ने यह देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। ये हो गया, ये हो गया। इसे पकड़ लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि उसके शब्द उसके मुंह से पूरी तरह बाहर निकलते, जो काला तूफान शांत हो गया था, वह अचानक बेकाबू हो गया। उसका शरीर एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ा, हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, और अंत में बिजली और अग्नि ड्रैगन एक धमाके के साथ फट गए और काला तूफान उग्र हो गया, जो एक काले रॉक पक्षी में बदल गया, जिसने अपने पंख फड़फड़ाकर मध्य हवा में एक तेज हवा का झोंका पैदा कर दिया। काला रॉक पक्षी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, जिसकी लंबाई लगभग 1000 मीटर थी। हवा में ऊंचाई से यह नीचे झपटा, लगभग आधी चट्टान को अपने घेरे में ले लिया और उस पर एक विशाल परछाई डाल दी। सुहानी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे रोंगटे खड़े कर देने वाली अनुभूति हुई। उसने कसकर सीनियर ब्रदर झांग को पकड़ लिया। ये बहुत खतरनाक है। उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह काला रॉक पक्षी बेहद शक्तिशाली था। यह उनकी ओर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन सभी जादुई जानवरों में से जिनका वे सामना कर सकते थे, वे एक राजा स्तर के जादुई जानवर से मिले, जिससे निपटना वास्तव में मुश्किल था। आठवें एल्डर और सातवें एल्डर आगे बढ़े और बाईं और दाईं ओर से काले रॉक पक्षी के हमलों को रोक दिया। उसी समय आठवें एल्डर चिल्लाए, जल्दी भागो!